नमस्कार दोस्तों। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त हमले किए थे। हिंसा हुई थी और बहुत सारे कार्यकर्ता मारे भी गए थे। इसमें सीबीआई जांच शुरू हुई थी। बहुत कई स्तर पर ये मामला उछला भी था। केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया था, लेकिन उस समय एक मैसेज ये गया था कि इस चुनाव बाद की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर पाई। आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ पर किस मुंह से लोगों के बीच में जाएगी। लेकिन अमित शाह का एक अलग ही काम करने का अंदाज है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनवाया और ये तय कर दिया कि वो बंगाल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बंगाल में जितनी भी सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में जीती, उसका लाभ वो आने वाले समय में उठाना चाहते हैं और उसके बाद उसे और भी आगे स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज अगर करना था चुनाव प्रचार का अमित शाह को, तो वो किसी ऐसे स्टेट से भी कर सकते थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हो, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसी किसी स्थान पर कोई रैली आयोजित कर सकते थे जिसमें वो 2024 के लिए अपना एक मैसेज देते। लेकिन आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक कार्यक्रम, एक रैली के दौरान 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि 2024 के चुनाव में अब पूरा लगभग एक साल रह गया है और अमित शाह कहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से, जो आतंकवाद से त्रस्त है, घुसपैठ से त्रस्त है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं बीरभूम में। बीरभूम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करना था अमित शाह को। उन्होंने वहाँ पर उसका उद्घाटन भी किया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमित शाह ने लगभग 16, 17, 18 मिनट की एक स्पीच दी, छोटी-सी, जिसे कहूँगा मैं ब्रीफ स्पीच दी। अमित शाह वैसे लंबी स्पीच देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो लगभग 17-18 मिनट बोले और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हमला ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर किया। उन्होंने एक तो सबसे मेन बात ये रही कि आज जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे लगभग 1-2 घंटे पहले की ही ये जनसभा थी और उसमें अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ तो शुरुआत की, जिससे ममता बनर्जी को बड़ी चिढ़ है। आपको याद होगा कि बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान जब भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो ममता बनर्जी उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चली गई थी। उन्होंने जय जय श्री राम के नारे की शुरुआत की अमित शाह ने, और उन्होंने जो बीरभूम जिले में जो ये रैली थी, इसका नाम रखा गया था जनसंपर्क समावेश रैली, जो सीधा एक इंडिकेट करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज प्रचार का वो यहाँ से कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को याद भी दिलाया, आदिवासी इलाका है, कि द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बनाया, एक आदिवासी महिला को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने। तो उन्होंने ये चीज़ें रिकॉल कराई और ये भी कहा पश्चिम बंगाल के लोगों से कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमें 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें दी थी, यानी कि 77 विधानसभा सीटें दी थी, जो 38% वोट बैंक है, यानी कि वोट बैंक का 38% शेयर है। उन्होंने कहा कि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वो कसर अब 2024 में पूरी हो जाएगी। उन्होंने 42 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, उसमें से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य आज जनता के सामने रखा और उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आपको पश्चिम बंगाल से नरेंद्र मोदी को 42 में से 35 सीटें जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये एक बड़ा टारगेट सेट किया है। अब तक तो अटकलें इस बात पर लग गई थी कि बीजेपी जो उसकी सीटें हैं, इस समय 18 सीटें हैं, उनको आगे कितना बढ़ा पाएगी, क्या उससे कम होगी, क्या उससे आगे जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने आज 35 सीटों का दांव चल दिया है, उसके बाद तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल पर बहुत ज़्यादा फोकस करने जा रही है। उन्होंने कहा कि दीदी और भतीजे, यानी कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के, उनके अत्याचार से अगर मुक्त कराना है पश्चिम बंगाल को, तो एकमात्र रास्ता बीजेपी है। घुसपैठ रोकनी है, गो तस्करी रोकनी है, भ्रष्टाचार रोकना है, तो बीजेपी को यहाँ पर लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने असम में सरकार बनाई और हमने घुसपैठ, गौ तस्करी, इस तरह के अत्याचार वहाँ पर रोक दिए।
और उन्होंने कहा कि अगर 2024 में हमें 35 सीटें यहाँ से मिल जाती हैं पश्चिम बंगाल से, तो फिर 2025 में ममता बनर्जी की सरकार वैसे ही चली जाएगी। उन्होंने कहा कि रामनवमी के जो जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, उन पर ममता बनर्जी की सरकार सुनियोजित हमले करा रही है। ये हाई कोर्ट ने भी माना है, कोर्ट ने भी माना है। लेकिन आप अगर 35 सीटें दे देंगे हमें, तो उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा करा सके। उन्होंने ये कहा कि 35 कमल आप खिला दीजिए यहाँ से। उन्होंने आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि जो एनआईए है, केंद्रीय एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने बीरभूम से 50,000 डेटोनेटर और 27,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, जो भयंकर विस्फोटक है। अगर उससे बम बना लिए जाते, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में तो बम बनाने की फैक्ट्री बन चुका है पश्चिम बंगाल। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के युवा बेरोजगार होकर बम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे बम बन गए होते, समझ लीजिए कितने लोगों की जानें चली गई होती। और जिस बीरभूम ने आज़ादी के लड़ाई में योगदान दिया, उसको ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने आतंकवाद के लिए एक गढ़ बनाकर रख दिया है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके भतीजे को सीएम बना दे, लेकिन भाई भतीजावाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी की मुहिम चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। ईडी को 2 ट्रक पैसा मिला है भरकर यहाँ से टीएमसी के नेताओं के घरों से। शिक्षक भर्ती घोटाले में 21-21 करोड़ एक-एक टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से मिले हैं। तो जेल तो सबको जाना ही पड़ेगा अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देखिए साहब, हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमारे खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तो मुहिम चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। और मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में हर गरीब परिवार को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल दी हैं। उस पर भी ममता बनर्जी अपनी मोहर लगा देती हैं, अपनी तस्वीर छाप देती हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। कोलकाता मेट्रो के लिए हमने 1000 करोड़ दिया, चित्तरंजन कैंसर सेंटर के लिए 15 करोड़ दिया, सत्यजीत रे का जो फिल्म इंस्टीट्यूट बना है उसमें हमने सहयोग दिया, वंदे भारत बनवाई, एक्सप्रेस चलाई, यहाँ पर इतनी सड़कें बनवा रहे हैं। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी हमारा हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अपना काम कराएं। ऐसे में अगर आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा आने वाले समय में, जिसे ममता बनर्जी ने लागू नहीं किया है पश्चिम बंगाल में। गो तस्करी में जेल डाला जाएगा लोगों को। तो उन्होंने कहा कि जो गो तस्करी में जेल गए उन लोगों को तो जिला अध्यक्ष बनवा चुकी हैं, बना कर रखती है ममता बनर्जी। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, यह मेरा दावा है, अगर आपने 35 सीटें हमें 2024 के चुनाव में दे दी तो। क्या ममता बनर्जी पाकिस्तान को जवाब दे सकती हैं? नहीं, मोदी जी दे सकते हैं। मंदिर को इन वामपंथियों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वामपंथी भी आप जानते हैं कि वाम दल जो है काफ़ी सक्रिय रहे हैं और काफ़ी समय तक इनकी सरकारें रही हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि जो वाम दल थे तो मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, और मोदी जी एक दिन सुबह गए और वहाँ पर भूमि पूजन कर दिया, और आज गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमें यहाँ से 35 कमल खिलाने हैं। अमित शाह अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ सोच समझकर कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जब इन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 में हुए थे तो यहाँ 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। वो अलग बात है कि 77 सीटें आई थी, लेकिन 77 सीटें बहुत ज़्यादा थी। इससे पहले 3 ही विधायक यहाँ पर हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, और फिर उसके बाद 77 यानी कि 74 विधायक नए जीत कर आए पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो अमित शाह के हौसले बढ़े हुए हैं। और अब तक लोग बाग जो इस बात का आकलन कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें शायद 18 से कम होंगी या बिहार में उन्हें कुछ नुकसान होगा, उस सब को उस पूरे जो थॉट है उसको क्रैक करने के लिए अमित शाह ने, मुझे लगता है कि एक सोची समझी प्लान के तहत आगाज किया है 2024 के लोकसभा चुनाव का पश्चिम बंगाल में आज रैली करके, और सीधे उस पर ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है, और साथ ही साथ ये भी लक्ष्य दिया है जो वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए। शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें यहाँ का बीजेपी के तरफ से भावी सीएम माना जा रहा है, उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में हमें यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल करनी है, और बीजेपी यहाँ की जनता के लिए काम करना चाहती है, यहाँ की जनता को भी दूसरे ऐसे स्टेट्स की तरह प्रगति की राह पर ले जाना चाहती है। जहाँ भाजपा शासित राज्यों में प्रगति हो रही है, उस तरह की प्रगति यहाँ पर लाना चाहती है। देखते हैं अमित शाह के इस हमले का ममता दीदी पर क्या असर होता है। उनकी प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई है, क्योंकि अमित शाह का कार्यक्रम जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।